राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सेकंड एफोरिज्म को कंटिन्यू। हमने कल की वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि एफोरिज्म की डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। हमने देखा था कि फर्स्ट एफोरिज्म में हैनेमन सर ने हमें एक मिशन दे दिया था। अब बाकी के एफोरिज्म्स में वो क्या बात करते हैं, उस मिशन तक कैसे पहुंचना है। तो जो फर्स्ट एफोरिज्म में एक फिजिशियन की क्या मेन मिशन था, उसको सिक टू हेल्थ टू क्योर, पेशेंट को रिस्टोर करना, उसकी सिक कंडीशन को हेल्थ तक और हेल्थ को क्योर तक। तो क्योर तक हमें अल्टीमेटली पहुंचाना है। तो क्योर का क्या आइडियल होना चाहिए ये हम समझेंगे सेकेंड एफोरिज्म में, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे क्योर को हम हाईएस्ट आइडियल बोलेंगे, इसके बारे में हैनेमन सर के क्या व्यूज है वो हम देखते हैं सेकेंड एफोरिज्म में। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, gentle, permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principle। इस पूरे एफोरिज्म को याद रखना है। इस एफोरिज्म को हम 3 डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर समझेंगे। फर्स्ट थी द क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। सेकेंड है द क्योर मीन्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिसीज फ्रॉम इट्स रूट्स। एंड थर्ड है द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिलायबल, हार्मलेस एंड इजीली कॉम्प्रहेंसिबल मीन्स अंडरस्टैंडेबल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले द क्योर मस्ट बी, यानी क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड। रैपिड का मतलब क्या है, द क्योर ऑफ द डिसीज शुड बी क्विक और स्पीडी। जो क्योर है कोई भी डिसीज का वो कैसा होना चाहिए, क्विक, यानी जल्दी आना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए। बिकॉज क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है कि लॉन्गर द सफरिंग, मोर द चांसेस ऑफ टिश्यू डैमेज एंड मोर द टिश्यू चेंजेस, द मोर इनक्यूरेबल द डिसीज बिकम्स। यानी जितनी ज़्यादा पेशेंट की सफरिंग होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा टिश्यू को ज़्यादा डैमेज होने का। मतलब जितनी सफरिंग्स बढ़ती रहेगी उतना टिश्यू डैमेज इंक्रीज होता रहेगा, और जितना टिश्यू में चेंजेस बढ़ेगा, टिश्यू डैमेज बढ़ेंगे, उतना वो डिसीज इनक्यूरेबल बनता जाएगा। तो इसीलिए क्योर है वो क्विक होना चाहिए, ताकि कम से कम डिसीज डैमेज हो, डिस्ट्रक्ट हो, और क्योर है वो पॉसिबल हो पाए इनक्योरेबल वाली स्टेट तक या फिर सर्जरी वाली कंडीशंस तक वो डिसीज ना पहुंचे। सो लॉन्गर द सफरिंग, मोर द चांसेस ऑफ टिश्यू डैमेज एंड मोर द टिश्यू चेंजेस, द मोर इनक्योरेबल द डिसीज बिकम्स। सेकेंड पॉइंट है डिसीज इज अ सफरिंग, द सूनर अ पर्सन रिलीव्ड ऑफ हिज सफरिंग बेटर फॉर हिम। तो डिसीज है वो एक सफरिंग है, जितना जल्दी कोई भी पर्सन उस सफरिंग से रिलीव्ड हो जाएगा, मतलब उसको उससे रिलीफ मिलेगा, उतना ही जल्दी उसकी सफरिंग से वो ठीक हो जाएगा। तो उतना उसके लिए ही अच्छा होगा कि वो उतनी जल्दी ठीक हो पा रहा है। तो बट द वर्ड रैपिडिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिसीज। लेकिन ये रैपिडिटी टर्म है, यानी रैपिड क्योर है, ये एक रिलेटिव वर्ड या फिर रिलेटिव टर्म हो सकती है, क्योंकि कितना रैपिड क्योर मिलेगा ये डिसीज का नेचर कैसा है, ये पूरा का पूरा सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, डिसीज के ऊपर। हाँ, कुछ हद तक दवाई और पोटेंसीज पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली डिसीज का नेचर भी मायने रखता है। तो हमने ये देखा, इन द हिस्ट्री वी सी ग्रेटेस्ट फिजिशियन लाइक हिपोक्रेट्स, डियोस्कॉर्डिस, एस्क्लेपियस एंड पैरासेल्सस प्रीचिंग थ्रू द सेम थॉट ऑफ रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर। हमने देखा है कि जो ग्रेटेस्ट फिजिशियंस है हिस्ट्री के, हिपोक्रेट्स है, एस्क्लेपियस है, पैरासेल्सस है, उन्होंने भी ये टीचिंग, ये सेम थॉट हमें पढ़ाया है कि क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड, जेंटल और परमानेंट होना चाहिए। In his chronic disease, Hahnemann comments, the C2 Tito et jucando means quick, safely and permanent of the celsus। मतलब क्रॉनिक डिसीज जो हैनेमन सर की बुक है उसमें हैनेमन सर ने बताया है कि जो सेल्सस सर है उन्होंने भी ये बात बताई है हमें कि C2 टूटो एट जुकांडो होना चाहिए, क्योर है वो क्विक, सेफ और परमानेंट मैनर में होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा रैपिड के बारे में। अब देखते हैं जेंटल। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल। ओके, तो अब देखते हैं जेंटल के बारे में।
Gentle means the procedure adapted to effect a cure should be gentle or mild. जी procedure છે जी जो प्रोसीजर है यानी कि जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को क्योर करने के लिए, जो प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसका जो इफ़ेक्ट है क्योर तक का वो जेंटल और माइल्ड होना चाहिए. दैट मीन्स द ट्रीटमेंट शुड नॉट गिव मच सफरिंग टू द पेशेंट बिकॉज द डिसीज मैन इज ऑलरेडी सफरिंग. यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो पेशेंट को सफरिंग ना दे, क्योंकि पेशेंट खुद अभी जो डिसीज मैन है वो खुद ऑलरेडी एक सफरिंग में है और दूसरी सफरिंग दो सफरिंग से एक सफरिंग है उसको क्योर करने के लिए एक और सफरिंग देनी पड़ रही है, तो वो पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा. सो दिस मीन्स दैट द ट्रीटमेंट शुड नॉट गिव मच सफरिंग टू द पेशेंट बिकॉज द डिसीज्ड मैन इज ऑलरेडी सफरिंग. In order to cure the patient speedily, it is not logical to apply the harmful procedures that make the patient condition worse. मतलब क्योर तक पहुंचने के ऑर्डर में रास्ते में जो पेशेंट है, मतलब पेशेंट को फटाफट यानी स्पीड से क्योर करने के चक्कर में ऐसा ना होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर हम हार्मफुल प्रोसीजर्स का यूज़ करें जैसे कि पेलिशंस या सपरेशंस है. यानी लॉजिकली इट इज़ नॉट हार्मफुल प्रोसीजर्स का यूज़ करके हम उसको ठीक कर रहे हैं, नहीं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. दैट मेक्स द पेशेंट्स कंडीशन वर्स. वो पेशेंट के कंडीशन पहले से भी ज़्यादा बदतर बना देगा, बहुत ख़राब कर देगा उसकी कंडीशन को, उसकी सफरिंग्स को बहुत बढ़ा देगा. हैनेमन सर वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड बाय द ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट. हैनेमन सर ने अपनी पैथी जो थी एलोपैथी को वो फॉलो करते थे, ओल्ड स्कूल मेडिसिन को, तो वो उन्होंने क्यों छोड़ी? वो इसी वजह से तो डिसअपॉइंटेड थे कि जो पहले की ऑर्थोडॉक्स यानी पहले की पुरानी जो पद्धति थी वो ट्रीट करने की पेशेंट की, वो टोटली उससे डिसअपॉइंटेड थे. तब जो क्रूअल मेथड्स थे वो कैसे थे? द ओल्डन क्रूअल मेथड्स लाइक लीचेस एप्लीकेशन, वेनेसेक्शन, सीटोन्स इश्यूज, पर्गशन एंड ब्लिस्टरिंग एक्सेट्रा वेर एम्प्लॉयड. यानी कि क्या होता था कि ओल्डन मेथड्स में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जैसे लीच एप्लीकेशन. लीच एक टाइप का इंसेक्ट होता है जो ब्लड सक करता है बॉडी से, तो लीच सेक्शन, वेनेसेक्शन के लिए वो पूरी हाथ की पूरी वेन को कट करते थे, विनिसेक्शंस. और ये जो है सेटन्स इश्यू, परजुक्शंस, ब्लिस्टरिंग, दिस एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ क्रूअल मेथड्स वर अप्लाइड टू क्योर द पेशेंट. These procedures made the patient weak and left him incurable by draining the vital powers out. अब देखो, ब्लड सक करने के लिए, ब्लड निकालने के लिए आप लीच एप्लीकेशन कर रहे हो, उसको कितना दर्द होगा अगर वो कोई लीच उसमें से ब्लड को सक करेगा. वेन में से ब्लड को टेस्ट करने के लिए, निकालने के लिए आप पूरी की पूरी वेन को कट कर रहे हो बीच से, तो वेन में से ब्लड कितना लॉस होगा. तो वाइटल पावर्स है, जो वाइटल फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा लूज हो रहा है कि इस कंडीशन में पेशेंट है वो वीक होता जा रहा है. द प्रोसीजर मेड द पेशेंट वीक एंड लेफ्ट हिम इनक्यूरेबल बाय ड्रेनिंग द वाइटल फोर्स. और धीरे धीरे कई कंडीशंस इनक्यूरेबल हो जाती है कि पेशेंट की वाइटल पावर्स इतनी कम हो गई है कि अब वो क्योर नहीं कर सकते. हैनेमन स्ट्रांगली एडवोकेटेड द हार्मलेस वेल प्रूवन मेडिसिन इन द होम्योपैथी. और इसीलिए हैनेमन सर ने स्ट्रांगली एडवोकेट की हार्मलेस वेल प्रूवन मेडिसिन होम्योपैथी में. दिस मेड होम्योपैथी द वन एंड ओनली हार्मलेस मेथड ऑफ द थेराप्यूटिक्स इन द वर्ल्ड. और यही चीज़ें होम्योपैथी को पूरी की पूरी दुनिया में वन एंड ओनली हार्मलेस मेथड ऑफ थेराप्यूटिक्स में इंक्लूड करवाती है कि ऐसे थेराप्यूटिक्स को हम यूज़ करते हैं जो पेशेंट को और उसकी सफरिंग को ना तो बढ़ाते हैं, मतलब पेशेंट की सफरिंग्स को ना तो बढ़ाते हैं और ना ही पेशेंट को हार्म पहुंचाते हैं. द ट्रीटमेंट ऑफ सिक मस्ट बी डन बाय जेंटल मैनर. मतलब पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें जेंटल प्रोसीजर्स का, जेंटल हार्मलेस वे को यूज़ करना चाहिए, जेंटल मैनर में उसको ट्रीट करना चाहिए. तो द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल. नाउ इन परमानेंट मैनर, रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन. तो नाउ परमानेंट मैनर, परमानेंट मैनर में नाम से ही पता चल रहा है कि परमानेंटली होना चाहिए जो भी है वो. तो द क्योर शुड बी परमानेंट. तो अब क्योर वाली कंडीशन है वो परमानेंट होनी चाहिए. अ टेम्पररी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ फॉलोड बाय सफरिंग डजेंट मीन क्योर. कोई भी टेम्पररी रिस्टोरेशन है हेल्थ का वो फॉलोड नहीं होना चाहिए फिर से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी टेम्पररी रिस्टोरेशन कर दिया आपने हेल्थ का, मतलब सपरेशन कर दिया, पैलिएशन कर दिया और फिर उसकी जो सफरिंग्स है वो फिर से आ रही है. तो अ टेम्पररी रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ फॉलोड बाय सफरिंग, यानी ऐसी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ जो टेम्पररी है और उसके बाद फिर से सफरिंग्स आ रही है, इसका मतलब क्योर नहीं होता. टेम्पररी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ फॉलोड बाय सफरिंग डजेंट मीन क्योर.
क्योर इज़ द अल्ट्रेशन ऑफ द ऑलरेडी अल्टर्ड स्टेट ऑफ द हेल्थ टू इज नॉर्मल स्टेट। यानी क्योर है वो एक ऐसा अल्ट्रेशन है, एक ऐसा अल्टर्ड स्टेट है हेल्थ का जो उसके नॉर्मल स्टेट में पहले था। मतलब पेशेंट पहले हेल्दी था, फिर कोई डिजीज कंडीशन आए, फिर उसको वापस अब क्योर तक ले जाना है। तो क्योर तक ले जाने के लिए वही हेल्दी कंडीशन जो पहले थी वही हमें एस्टैब्लिश करनी है। वो क्योर कुछ नई चीज़ नहीं है। क्योर इज द अल्ट्रेशन ऑफ ऑलरेडी अल्टर्ड। ऑलरेडी अल्टर्ड मीन्स पहले से बदली हुई हेल्थ की जो कंडीशन है, जो डिसीज है, उसको ही हमें वापस अल्टर्ड करके उस हेल्थ वाली कंडीशन में, उस नॉर्मल स्टेट तक उसको लेके जाना है। तो क्योर इज द अल्ट्रेशन ऑफ द ऑलरेडी अल्टर्ड स्टेट ऑफ द हेल्थ टू इट्स नॉर्मल स्टेट। दिस शुड बी डन इन द परमानेंट मैनर। और ये हमें परमानेंट मैनर के लिए हो ऐसा कुछ करना है। दिस शुड बी डन इन द परमानेंट मैनर। पेलिएशन और सप्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सफरिंग शुड नॉट बी अवर आइडियल। तो पेलिएशन है या फिर सप्रेशन यानी पैलिएशन और सप्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सफरिंग शुड नॉट बी अवर आइडियल। यानी कि पैलिएशन है और सप्रेशन मोड्स है, ऐसे मोड है वो हमारी ये जो है वो स्टेट ऑफ सफरिंग्स है, वो हमारे आइडियल्स नहीं होने चाहिए। मतलब कैसे कि पैलिएशंस में क्या होता है कि जो मेजर सिम्टम्स है सिर्फ उसको रिमूव किया जाता है और उसको रिमूव किया जाता है और उसके सिवा के सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। और जो सप्रेशंस है उसमें सिम्टम्स को अंदर ही अंदर सप्रेस कर दिया जाता है और फिर वो दूसरे डिसीज़ के फॉर्म में बाहर आते हैं। तो एक तरीके से देखें तो ये दोनों एक स्टेट ऑफ सफरिंग ही है। यहाँ पर पेशेंट अभी भी सफ़र कर रहे हैं या फिर पहले से भी उसकी सफरिंग बढ़ने वाली है। तो ये हमारे आइडियल्स नहीं होने चाहिए क्योर के लिए। Every homeopathic practitioners who understand the art of healing knows the symptoms which go off according to Hering's law of cure and are removed permanently. हर एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है जिसको समझ में आता है आर्ट ऑफ हीलिंग, उसको ये भी पता होता है कि सिम्टम्स है वो कैसे गो होने चाहिए, मतलब कैसे वापस जाने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर जो हमने देखा था फर्स्ट एफोरिज्म के एंड में कि एज इट इज टर्म्ड, यानी हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और एक पॉइंट था इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो इस तरीके से सिम्टम्स है वो वेनिश आउट होने चाहिए। तो ये रिमूव हो गए, अगर इस तरीके से सिम्टम्स रिमूव हो गए तो वो रिमूव होंगे परमानेंटली। तो ये है होम्योपैथ्स को ध्यान रखना चाहिए। Hering's law of cure states the symptom should disappear first from above downwards, second from within outwards, third from most important organ to least important organ, and fourth in the reverse order of appearance of symptoms. अब यहाँ तक हमने पूरा का पूरा फर्स्ट पॉइंट देख लिया जिसमें हमने देखा क्या क्या चीज़ें। द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। हमने देखा रैपिड के बारे में, जेंटल के बारे में और परमानेंट के बारे में। फिर नेक्स्ट होने वाला है हमारा पॉइंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनुलेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स वॉल एक्सटेंट। इस सेकेंड पॉइंट को हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, सेकेंड वीडियो में देखेंगे जो कल आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इसमें कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक द वीडियो और अपने रिव्यूज़ पर ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।